नमस्कार। तनाव मुक्ति और उसमें योग की भूमिका, इस श्रृंखला के 13 कार्यक्रमों में आज दूसरा कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज भी योग विशेषज्ञ श्री राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा जी, आपको नमस्कार और नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत। धन्यवाद। राजेश मिश्रा जी योग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बिहार योग भारती से योग की शिक्षा प्राप्त की है और इनके गुरु स्वनामधन्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी हैं। आप आजकल योग साइकोलॉजी में एमए कर रहे हैं। तो राजेश जी, मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने बहुत सारी शाखाओं का नाम सुना है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लेकिन आप योग साइकोलॉजी में एमए कर रहे हैं। तो ये योग साइकोलॉजी क्या है? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि दो विषयों से संबंधित हैं, एक योग और दूसरा साइकोलॉजी। और आज हम मन के साथ जोड़ने का काम सभी लोग किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। योग मनोविज्ञान, सामान्यतः मनोविज्ञान मन के 3 पहलुओं से के बारे में बात करती है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। और हम सभी योग मनोविज्ञान के द्वारा मन के 4 पहलुओं की बात करते हैं, कॉन्शस, चेतन, सबकॉन्शस, अवचेतन, अनकॉन्शस, अचेतन एंड सुपर कॉन्शस, जिसको हम लोग योग की भाषा में तुरीयातीत मन कहते हैं। मन के विभिन्न अवस्थाओं में एक तुरीयातीत मन की चर्चा है, क्योंकि मन की 4 अवस्थाएं भी होती हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न एंड तुरीया। योग की भाषा में जैसा कि आपने कहा कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तुरीया, तो ये 4 मन की अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। और जब मन के चारों पहलुओं के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग योग साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। योग साइकोलॉजी सामान्यतः पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। जैसा कि साइकोलॉजी जो है केवल पॉजिटिव साइंस है, जबकि योग साइकोलॉजी पॉजिटिव के साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो इसका महत्व क्या है? जैसा कि सभी लोग किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव से, मानसिक बीमारियों से, किसी न किसी रूप में। और आज साइकोलॉजी की हर फील्ड में सामान्य भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो। उसीलिए योग, इन सभी साइकोलॉजी में हम योग को जोड़ते हैं, इसलिए हम योग और साइकोलॉजी दोनों का लाभ ले सकें। तो आपने तनाव की बात की, तो राजेश जी, आज मनुष्य तनाव से इतना पीड़ित क्यों है? क्योंकि पहले भी तो समस्याएं थी जीवन में हमारे, पहले भी मनुष्य के जीवन में भाग दौड़ थी, पहले भी मनुष्य के जीवन में दुख था, लेकिन आज हम देखते हैं कि मनुष्य प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, प्रतियोगिताओं में लगा हुआ है, भाग दौड़ की उसकी जिंदगी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये जो तनाव है, क्या उसका कारण यही है या कोई इसके पीछे और भी कोई कारण है? देखिए, तनाव जो भी हो, समस्याएं जो भी हो, हम समस्याओं को कम नहीं कर सकते हैं। आदमी की समझदारी इसी में है कि वो अपने आप को समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार करे। तो उसमें योग की क्या भूमिका है? जी, अगर व्यक्ति समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार है और उसमें योग ही मदद
करती है, जिसमें जैसा कि पहले अभ्यास में भी हमने बताया था कि आसन की उपयोगिता है, प्राणायाम की उपयोगिता है, अष्टांग योग, राजयोग, भक्ति योग, कई तरह के योग की उपयोगिता है। तो इसमें आसन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आसन शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाता है, मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है और भावनात्मक रूप में भी। तो आपका कहने का ये अर्थ है कि योग जो है वो पूरे व्यक्तित्व को संतुलित और समायोजित करता है जी। और योग जो है वो पूर्ण प्रक्रिया है। तो योग में जब आपने आसन की बात की, तो क्या कुछ ऐसे आसन आप हमें बताएंगे जिनको करने से मनुष्य को दैनिक जीवन में लाभ मिलता है और वो समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करने में अधिक समर्थ हो पाता है? जी, एक अभ्यास है जिसका नाम है नौकासन। नौकासन नाव के आकृति के समान है और ये बहुत ही आसान है। इसको कोई भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हों। और इसको एक बार देखेंगे आप। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाते हैं, हाथ शरीर के बगल में होता है, आंख बंद। इस स्थिति में शरीर को पहले आराम देते हैं। फिर हाथ की हथेली नीचे रखते हैं जमीन की ओर, दोनों पैर को सटाते हैं, सर सीधा है। यह प्रारंभिक स्थिति है। अब श्वास लेंगे, श्वास रोककर पैर को और सर को, पीठ को एक साथ उठाएंगे और नाव की आकृति बनाएंगे। तो श्वास लीजिए, रोकिए और उठाइए। नाव की आकृति, पैर को भी उठाइए लगातार, हाथ बिल्कुल सीधा। ध्यान रहे कि आंख, हाथ और पैर का अंगूठा एक स्थिति में। फिर श्वास छोड़ते हुए पैर जमीन पर, सर जमीन पर, हाथ जमीन पर। ये एक चक्र हुआ। इस तरह से व्यक्ति को 5 से 7 चक्र अभ्यास करनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, आप जानते हैं कि आज का मनुष्य इतना व्यस्त है कि उसके पास ठीक तरह से भोजन करने के लिए भी समय नहीं है। तो ऐसे में वो आसन के लिए समय कैसे निकाले? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि भोजन के लिए समय नहीं है। ये सही है कि भोजन के लिए समय नहीं है, लेकिन बात करने के लिए समय बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर आदमी सजगता का उपयोग करे, सजगता का दैनिक जीवन में प्रयोग करे, तो समय खुद ब खुद निकल जाती है। आप चाय पीते हैं, उसमें 10 मिनट लगा देते हैं, तो 10 मिनट का योग अभ्यास भी आवश्यक है। जैसा कि योग का नाम है एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस, में सजगता का विस्तार ही योग है। सजगता से आपका क्या तात्पर्य है? सजगता का अर्थ जिस पर आप अपने मन को ले जाते हैं। मन को आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर ले जाएं, चाहे विचारों पर ले जाएं, वो सजगता, विचार के प्रति सजगता हो गया, शरीर के प्रति सजगता हो गया। जिन भी विषय वस्तुओं पर अपने मन को ले जाती हैं, वही सजगता होगा। और इसका लाभ क्या होता है? जब आप किसी चीज़ के प्रति सजग बनती हैं, तो आप अपने मन को उसमें लगाने का प्रयास करते हैं और उसके पूरे लाभ मिलते हैं। अगर दिन भर आप काम करती हैं, उस समय थकावट का अनुभव नहीं होता। जब आप रात में बिछावन पे जाती हैं, तभी आपको थकावट का अनुभव होता है, क्योंकि रात में आप अपने शरीर के प्रति सजग बनती हैं। और जब शरीर के प्रति सजग बनती हैं, तो उस समय आराम का अनुभव होता है। पहले थकावट का अनुभव होता है और फिर आराम का अनुभव होता है। तो इसी तरह से सुख दुख, ये तो एक सिक्का का 2 पहलू के समान है। अच्छा, प्रायः ये सुना जाता है कि योग में श्वास किस प्रकार ली जाए और श्वास को कैसे छोड़ा जाए, इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जैसा कि श्वास को मन की सवारी कही जाती है, ब्रेथ इज द व्हीकल ऑफ माइंड, और
बहुत लोगों का श्वास लेने का तरीका सही नहीं होता है। सही नहीं का अर्थ है कि श्वास लेते समय पेट अंदर हो जाता है और छोड़ते समय बाहर। ये गलत तरीका है। सही तरीका, जब आप श्वास लेती हैं तो पेट में फैलाव होगी और छोड़ते समय संकुचन। पेट एक बैलून के समान है, गुब्बारे के समान है। जब आप उसमें हवा भरती हैं तो उसमें पूरा फैलाव होता है और जब छोड़ती हैं तो पूरा संकुचन होता है। तो इसको, जब आपने श्वास की प्रक्रिया के बारे में बात की, तो मैं आपको उदर श्वसन दिखाना चाहता हूँ। उदर श्वसन के द्वारा आदमी अपने श्वास के प्रक्रिया को सही कर सकता है। तो एक बार देखिए, ये भी लेट करके किए जाते हैं। तो सबसे पहले पीठ केवल लेट जाते हैं, पैर के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी, हाथ शरीर के बगल में रखते हैं, सर सीधा। अगर सर कंबल से बाहर हो तो यह भी आवश्यक है कि आपका शरीर पूरा कंबल पर हो। तो आप अपने शरीर को सर्वप्रथम व्यवस्थित करें। यह बहुत ही आवश्यक है योग अभ्यास के लिए। हाथ शरीर के बगल में, सर सीधा, आंख होठ बंद, अर्थात आप शवासन की स्थिति को धारण करें। शवासन की स्थिति में जाएं और बंद आंख से पूरे शरीर का ख्याल कीजिए और अपने चेतना को पेट पर ले जाइए। आप नए अभ्यासी हैं तो आप दाहिने हाथ को मोड़कर छाती के ऊपर रख सकती हैं और बाएं हाथ को पेट के ऊपर। दाहिना हाथ इनका पेट के ऊपर गया और बायां हाथ छाती के ऊपर। आप ये भी कर सकती हैं। ये भी स्थिति सही है जिसमें आपको सुविधा मिले। फिर श्वास लेते हुए पेट को हवा से भरेंगे, पेट को बलून के समान फुलाएंगे। एक बार देखिए। और फिर छोड़ते हुए पेट को नीचे ले जाएंगे, जमीन की ओर। कोशिश करना चाहिए कि छाती में कोई गति नहीं हो, चूंकि आप पेट से श्वास ले रही हैं और पेट से श्वास छोड़ रही हैं। तो पेट को हवा से भरिए और फिर छोड़ते हुए नीचे। एक बार लेना, एक बार छोड़ना, ये एक चक्र होता है। आप 20 बार, 25 बार अपनी सुविधानुसार और अपने समय के अनुसार, जैसा कि आपने कहा कि लोगों के पास समय नहीं है, तो अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो 2 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। फिर अभ्यास समाप्ति के बाद हाथ को जमीन पर रखेंगे, धीरे से शरीर ढीला और सामान्य श्वास का ख्याल करेंगे। फिर दाहिनी करवट लेंगे, उठकर बैठ जाएंगे। दाहिनी करवट, राइट टर्न, और फिर उठकर बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने श्वास की प्रक्रिया को सही कर सकते हैं। राजेश जी, ये तो हुई उदर श्वसन की बात, लेकिन छाती से भी सांस ली जाती है और उसकी भी कोई इस तरह की एक्सरसाइज है जिससे वहाँ से भी टॉक्सिक निकाला जा सके और अपने पूरे शरीर को अधिक स्वस्थ बनाया जा सके? देखिए, अभी आपने 2 चीज कहा, एक एक्सरसाइज शब्द का प्रयोग किया और टॉक्सिन का। जी। तो योग में एक्सरसाइज करके कोई विषय नहीं है। जी। योग में आपको आसन मिलेंगे, प्राणायाम मिलेंगे, व्यायाम करके कहीं किसी तो भी व्यायाम और आसन में क्या अंतर है? आसन में हम श्वास का प्रयोग करते हैं, या यूं कहें कि आसन में हम सजगता का प्रयोग करते हैं। सजगता श्वास का, सजगता पूरे शरीर का, सजगता खिंचाव, तनाव इत्यादि के प्रति हो रहते हैं। और व्यायाम में केवल फिजिकली करते हैं। आप व्यायाम भी कर रही हैं, अरे आज इससे मिलना है, आज इतने बजे यहाँ जाना है, इसने मुझे कहा इस तरह से, देख लूंगा एक्सरसाइज करने के बाद। मतलब व्यायाम में मानसिक विचार भी चलते रहते हैं। ये आसन में भी विचार चलते हैं, लेकिन आप सजग हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर विचार भी आ रहे हैं तो आप उनको भी जान रही हैं, लेकिन एक्सरसाइज में नहीं जान पाते। जी। तो हम बात कर रहे थे कि क्या छाती को भी फुला करके और उसमें से श्वास निकाल करके कुछ ऐसे
भी अभ्यास हैं या आसन हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर को और अधिक मजबूत बना सकते हैं और मन में और अधिक सजगता ला सकते हैं? जी, एक और अभ्यास है जिसको हम लोग पूर्णतः यौगिक श्वसन कहते हैं। यौगिक श्वसन कहते हैं और यौगिक श्वसन पेट और छाती दोनों से ली जाती है, छोड़ी जाती है और इसको भी कोई भी आदमी कर सकते हैं कम समय में। तो इस प्रकार इन सारे आसनों से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं और ये सारे आसन हम प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया कि इन्हें करने में विशेष समय नहीं लगता है, लेकिन प्रायः हमारे मन में ये भ्रांति है कि ये सब करने में हमारा बहुत समय चला जाता है। आज की व्यस्तता की जिंदगी में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाल करके इन आसनों को करना अत्यंत अनिवार्य है ताकि हम अपने मन को संतुलित कर सकें और अपने शरीर को स्वस्थ बना कर रख सकें। और इस श्रृंखला में हमारा अगला कार्यक्रम आप देखना ना भूलें। आप सबने ध्यानपूर्वक हमें देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और राजेश जी, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।